यहाँ पे देख पा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में हम पार्ट 15 कवर करने वाले हैं। फिलहाल एक बार क्लियर कर दीजिए, वॉइस वगैरह आ रहा है तब सही रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एकदम सही हैं। तो आप सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बायोकेमिस्ट्री में आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कल हम क्या देखे थे, कल क्या कवर किए थे, कल के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप याद किए होंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा कल का, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था बायोकेमिस्ट्री का, और हम यहाँ पे 15वें भाग में पहुंच चुके हैं, 14वें भाग तक हो चुका था। क्वेश्चन कितना कंप्लीट हुआ टॉप 20 का, ये जरूरी है, आइए देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 13, अभी 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा एग्जाम का, 13 क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से किडनी, लीवर एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देख चुके थे, KFT, LFT और आपका LPT। ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, चाहे आप HCP वाला जो पढ़ रहे हैं, HCP वाला यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ वाला HCP में लिख सकते हैं, जो आपको समझ में लग रहा है, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में आप अच्छे से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सागर जी कह रहे सर कम टाइम बचा है फिर भी टाइम से क्लास नहीं हो पा रही है, इतना परेशान काहे हो रहे हैं सागर जी? ठीक है, क्लासेस आपकी हो रही है, टॉप 20 कवर होगा, एक वीडियो हम बना देंगे कि टॉप 20 को पढ़े कैसे। ठीक है, आप तो मान लीजिए टॉप 20 कवर कर लिए, टॉप 20 को पढ़े कैसे, वो तरीका क्या होना चाहिए जिससे टॉप 20 कम टाइम में पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर सीरियसली सच बता दे रहे हैं, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं सेकंड ईयर में, अगर स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं और आपके पास एक हफ्ता खाली सीरियस हो जाइए, एक हफ्ता सीरियस की बात कर रहे हैं, सीरियस का मतलब कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दीजिए। ठीक है, एक हफ्ता खाली अगर सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दे रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बस वो रणनीति, आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए वो तो बताया ही जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल तो आज हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, क्लासीफाई फैटी एसिड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार यूपी में, RGPB में, उत्तराखंड में हर जगह पूछा गया था। ठीक है, एक बार क्रेब साइकिल बता दीजिए, वो भी हमारा आएगा। ठीक है, वो भी हमारा आगे की क्वेश्चन में है, क्रेब साइकिल है, यूरिया साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ये सारा क्वेश्चन में कवर होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां भी बात करते हैं क्लासिफाई फैटी एसिड्स बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विद एग्जांपल। अब क्लासिफिकेशन पूछ रहा है फैटी एसिड का, और साथ में कह रहा है कि केमिकल और न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर बताइए। ठीक है, केमिकल और न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, केमिकल नेचर के आधार से, क्योंकि फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके आधार पे कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, इसके आधार पे फैटी एसिड को क्लासिफाइड करिए। और न्यूट्रिशनल बेसिस पे कि भैया फैटी एसिड कौन सा खाए। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारे बेनिफिट्स, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। तो न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पे, केमिकल बेसिस पे आधार पे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसको शायद हम PYQ में पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये फैटी एसिड क्या है, फिर केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सबको समझ में आ गया, जिसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देखे थे। ठीक है, आप एक रिपोर्ट देखिएगा, जो भी कोई रिपोर्ट आपके घर में या फिर कहीं पड़ोसी पे या नेट पे मिल जाएगा, एक बार LFT, KFT और LPT का रिपोर्ट को देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है लीवर फंक्शन, क्या है किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके नॉर्मल रेंज भी लिखे होते हैं, सारी चीजें जो आप पढ़े हुए हैं वो बहुत सारी चीजें रहेंगी उस रिपोर्ट में। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी जो आप वहां पर देख के सीख पाएंगे, तो देखना चाहिए हमारे हिसाब से, नेट पे सर्च करके या कहीं से भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है क्या आखिर, फैटी एसिड है क्या? तो जब आप लिपिड पढ़ रहे थे तो कुछ याद आ रहा था? कब तक देखिए सर सब भूल जा रहे हैं, लिखने की कोशिश करिए, याद रहेगा। चलिए, फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड। वही बात कर रहे हैं कि एक लंबी कार्बन की चैन होती है और बेचारा कोने में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है।
फैटी एसिड ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड। फैटी एसिड कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला है जिसके एक छोर पर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। ओके, देखिए कहाँ पे ये आपको पहले से देख चुके हैं। जब आपको ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ा रहे थे तो आप देखे थे ट्राइग्लिसराइड्स में आपका क्या था, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, इसी से मिलकर बना हुआ था ना। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से आपका क्या बना था, ट्राइग्लिसराइड बना था। वही प्रोसेस को तो हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था जिसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो देखिए एक लंबी कार्बन की चेन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। नियर अबाउट कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कार्बन की चेन है और लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यही है किसका, फैटी एसिड। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आपको एग्जाम में बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि जो लंबी कार्बन की चेन है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में क्या आता है, यही CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद CH3, ये लंबी कार्बन की चेन आती है। ओके, लंबी कार्बन की चेन आती है, उसी को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप सिंपल R करके लास्ट में COOH कर दीजिए, यही है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, यही है फैटी एसिड, ठीक है, RCOOH। अब अगर चाहें तो आप ऐसे ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे R उसके बाद C डबल बॉन्ड O, इधर कर दीजिए OH, हो गया ना, C डबल बॉन्ड OH, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर फैटी एसिड बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा, या तो आप ये लिख दीजिएगा RCOH फैटी एसिड, या ओपन स्ट्रक्चर बना दीजिएगा RC पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ओके, तो ये है फैटी एसिड। क्लियर, चलिए सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्लासिफाई फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन लिखिए केमिकल और न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पे, केमिकल के आधार पे और न्यूट्रिशन के आधार पे, उदाहरणों के साथ रासायनिक और पोषण संबंधी आधार पर फैटी एसिड को वर्गीकृत करें। आप फैटी एसिड बता रहे हैं कि एक लंबी कार्बन की चेन होती है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है एक साइड, और यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया है, स्ट्रक्चर में आपको बताएं ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ कर दीजिएगा OH। यही क्या है, फैटी एसिड है, यही क्या है, फैटी एसिड है। या तो आप ये कर दीजिए, या तो इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, डायरेक्ट COOH लिखिएगा, ठीक है। यही कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड इनमें जुड़ जाता है, यही फैटी एसिड है। और इसके बाद ही आपको लिखना है स्ट्रक्चर, सॉरी इसके बाद ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। अलग पेज में मत बनाइएगा, जैसे यहाँ बना हुआ है, अब यहीं पे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स में यही स्ट्रक्चर था, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स किससे मिलकर बना था, फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल से, उसी से ट्राइग्लिसराइड्स मिला था। ओके, चलिए इसीलिए तो फैट को कहा जाता है, लिपिड को, फैट को क्या कहा जाता है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड, या फैटी एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड, 1 या मोर डबल बॉन्ड होते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड में हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप फैटी एसिड के बारे में बताएं कि लंबी कार्बन की चेन होती है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। उसके बाद जस्ट आप नीचे स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से। स्ट्रक्चर के बाद आप लिखेंगे इट कैन बी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। ओके, बस सैचुरेटेड का मतलब नो डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब 1 या मोर डबल बॉन्ड। चाहे तो ब्रैकेट वाला लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए फैटी एसिड कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला है जिसके एक छोर पर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, या संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, कोई दोहरा बंध नहीं, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर अनसैचुरेटेड जिसको असंतृप्त कहते हैं, एक या अधिक दोहरा बंध, मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 बॉन्ड या 2 बॉन्ड इस तरह से होते हैं। ऐसा हो सकता है फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में। इतना पॉइंट समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर कौन सा बनाना है सर, स्ट्रक्चर जो अभी आपको बना है ये वाला बना दीजिएगा। यही स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बताए थे, यही स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बनाए थे। देखिए ऐसे को बनाया है ना, थोड़ा तिरछा हो गया है। या तो आप ये वाला बना दीजिए RCOH, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है जो लंबी कार्बन की चेन है,
ठीक है, तो ये आप ये स्ट्रक्चर को अच्छे से बना सकते हैं। या तो आप ये लिखिए या फिर आपसे जैसे लिखा है कि COH लिख दीजिए, R-COH, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर यही बनाना है, लिख देना है फैटी एसिड, और यहाँ पे बता देना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। ओके, समझ में आ गया ना, यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड OOH कर दीजिएगा, या फिर अगर ये नहीं बन रहा है तो COH कर दीजिएगा। और करने के बाद आपको बता देना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्काइल ग्रुप है। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्काइल ग्रुप है। क्लियर, समझ में आया ना ये पॉइंट? सर एयरफोन में आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, तो कुछ हो सकता है टेक्निकल इश्यू होगा। फिलहाल आवाज वाइस ऐसे आ रहा है, ऐप में आ रहा है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया कि लंबी कार्बन की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से हम ब्लैक स्क्रीन पे बता दे रहे जल्दी से। हमें पता है कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड आप बता दीजिए कि फैटी एसिड जो होती है लंबी कार्बन की चेन होती है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। और जो लंबी कार्बन की चेन होती है, लगभग 18 चेन, 18 कार्बन की चेन होती है, तो उसमें देखेंगे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। तो क्या आप 18 कार्बन बनाएंगे? नहीं, उसी को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्काइल ग्रुप से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर। ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है। और यहां भी बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O हो गया या OH हो गया, या तो ये बना दीजिए या तो आप बना सकते हैं RCOOH। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको जो इजी लगे, आसान लगे, वही बना दीजिएगा। हालांकि सबको नीचे वाला इजी लगेगा, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर हमेशा बनाया जाता है जब कभी भी लंबी श्रृंखला की बात हो तो ओपन ही बनाया जाता है, क्लोज नहीं बनाया जाता। लेकिन चलिए आपके ऊपर है, जो बना देंगे। ये आपको बता देना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। यही कह रहे थे आपको कि ऐसे अपनी कॉपी में बता देना है कि आपका एल्काइल ग्रुप है, GROUP है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और आप एक बार और मेन हेडिंग में बता दीजिएगा कि ये आपका ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है, इससे क्या होगा? काफी अट्रैक्टिव लगेगा और आपका ये हो जाएगा। ओके, समझ में आया? यही चीज आपसे कह रहे थे बताने के लिए कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये आपका अलग स्ट्रक्चर है, ये आपका थोड़ा वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको क्लोज में बताया गया है। कोशिश करिएगा यही वाला बनाने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइल ग्रुप, फैटी एसिड। क्लियर हो गया? अब सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हो सकते हैं। अब क्या है सैचुरेटेड, क्या है अनसैचुरेटेड, आगे देखते हैं। तो फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स। वही बात है कि फैटी एसिड भी क्या है? लिपिड्स के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है। और लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड भी फैटी एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है। तो आप कह सकते हैं कि फैटी एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट, जिसको लिपिड कहते हैं। फैटी एसिड लिपिड या फैट के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है, एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऊर्जा के स्टोरेज में और कोशिका के जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैटी एसिड वसा लिपिड के निर्माण खंड है और ऊर्जा भंडारण और कोशिका झिल्ली संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सिंपल एग्जांपल की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं। आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। यहाँ है पैल्मेटिक एसिड, क्या है? पैल्मेटिक एसिड। अनसैचुरेटेड के क्या है? ओलेइक एसिड। रख लीजिएगा, ये जब में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड की बात करें तो पैल्मेटिक है, अनसैचुरेटेड की बात करें तो ओलेइक एसिड है। क्लियर? संतृप्त फैटी एसिड का क्या है? पैल्मेटिक है, पैल्मेटिक एसिड है, और ओलेइक एसिड होता है अनसैचुरेटेड का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देखिएगा क्लासिफिकेशन। ये तो आपका बेसिक डिफिनीशन और एग्जांपल समझ में आ गया। आपसे क्या पूछा था? क्लासिफाई फैटी एसिड बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विद एग्जांपल। तो आप सबसे पहले फैटी एसिड बताएं, उसका यहाँ पे जहां पे हम बताएं स्ट्रक्चर लिखे, वहां स्ट्रक्चर बना दिए। आप ये भी बता दिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों बार में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या किए कि यहाँ पे एक चीज और बता दिए कि फैटी एसिड जो होता है लिपिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड।
ठीक है। और ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ऊर्जा भंडारण के लिए और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनकी संरचना में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं या फिर उनकी संरचना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इतना बताने के बाद एग्जाम्पल दे दिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में पैल्मेटिक और अनसैचुरेटेड में ओलेइक एसिड। इतना तक का क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन, जो मेन आपसे पूछा था क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, उसको देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा क्या था कि केमिकल और न्यूट्रिशनल नेचर के आधार पर बताइए, केमिकल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ये केमिकल स्ट्रक्चर में क्या जानना चाह रहा है एग्जामिनर, कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पता है क्या? हम जो बोल रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या चीज है? सिंगल बॉन्ड किस चीज में सिंगल बॉन्ड आएगा, किसमें डबल बॉन्ड आएगा? वही है केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस चीज की है, फैटी एसिड में क्या क्या, ऐसा कौन सा फैटी एसिड है जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कौन सा है जो हमें खाना नहीं पड़ता, हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे, केमिकल नेचर के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। दोनों है तो सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे, फिर आपका मेन हेडिंग होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान दीजिएगा, आप हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, उसके बाद आप ये बता दिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड जो आधारित है केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल बेस के रिक्वायरमेंट पे, विद एग्जांपल, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दीजिएगा। उसके बाद आपकी सबसे पहली हेडिंग होगी बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। अब बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के बाद एक और सब हेडिंग होगा, ये भी आपका सब हेडिंग है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, जिसको SFAS कहते हैं, SFA कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। बस इसके जितने भी मेन पॉइंट्स है बस वही बता देने हैं। जैसे नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, क्योंकि नाम है सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन एटम के बीच में। ठीक है, तो नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड हमेशा क्या होता है, रूम टेम्परेचर में ठोस हो जाता है। जैसे बटर, मक्खन हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस में तो ठोस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात, ये तो सोर्सेस है, यहाँ से मिलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन एग्जाम्पल की बात करें तो पैल्मेटिक एसिड, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्लियर हो पाया? वही चीज आपको देखना है कि रासायनिक संरचना और पोषण संबंधी आवश्यकता के आधार पर फैटी एसिड का वर्गीकरण उदाहरणों के साथ। सबसे पहले रासायनिक संरचना के आधार पर संतृप्त फैटी एसिड, संतृप्त फैटी एसिड जिसको हम SFA कहते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच कोई दोहरा बंधन नहीं, कमरे का तापमान पर ठोस हो जाता है। इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो मक्खन, घी, नारियल के तेल से मिलते हैं। उदाहरण के साथ पैल्मेटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा पैल्मेटिक एसिड। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर पॉसिबल होगा तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, एकदम इजी स्ट्रक्चर हम आपको बना दे रहे हैं। इस तरह से पहाड़ बनाइएगा, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता कितना बड़ा बना है, मैटर करता है कि आप इसको बना दीजिएगा। कम से कम आपको पता है कि 18 कार्बन होते हैं, हर 100 पे कार्बन होते हैं, तो 18 ना बना करके थोड़ा बहुत कम भी बना देंगे तब भी चल जाएगा। ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देख पा रहे हैं, ये सब सैचुरेटेड, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो इस तरह से आप लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिएगा। यही एग्जाम्पल हो जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड का। ठीक है, यही स्ट्रक्चर को हम यहाँ बना दिए हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैल्मेटिक एसिड हो गया, उसके बाद अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड। यह तो आप देखिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं। सैचुरेटेड में आप देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर सैचुरेटेड, उसके बाद अब देखेंगे अनसैचुरेटेड। अब ये दो तरह के होते हैं, तो आपकी दूसरी हेडिंग होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके बाद मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक और होगा, वो होगा आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरह के हैं, ध्यान दीजिएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार में बटे हुए हैं, एक है मोनो और एक है पॉली। ध्यान दीजिएगा, पॉली, ये भी आपकी हेडिंग है, ब्लैक कलर का हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ध्यान रखिएगा दो तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बांटा गया है। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो का मतलब अकेला, मोनो का मतलब सिंगल, और पॉली का मतलब अनेक। कैसे पढ़े थे आप? पॉलीसैकेराइड, कई सारे मोनोसैकेराइड, तो ऐसे पॉली का मतलब अनेक, जहां पे एक नहीं, दो या तीन बार डबल बॉन्ड आ जाए उसको पॉली कहेंगे।
तो पहले मोनो को देखते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, जिसको शॉर्ट में हम MUFA कहते हैं, मुफा। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ देखिए, वन डबल बॉन्ड इन द चेन, चेन में एक डबल बॉन्ड होगा। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा। कहाँ से मिलता है? ओलाइव ऑयल या फिर नट्स में मिलते हैं, अखरोट बादाम वगैरह में मिलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? ओलेइक एसिड। क्या एग्जाम्पल है? ओलेइक एसिड है। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ भी ऐसे पहाड़ वाला बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक जगह पे क्या करिएगा? डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, और लास्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर दीजिएगा। ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल है, ऐसे ही बनाना है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर देना है, बट डबल बॉन्ड दिखा देना है। आपका ये हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया ओलेइक एसिड। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, श्रृंखला में एक दोहरा बंधन, कमरे के तापमान पे तरल, स्रोत क्या है? जैतून का तेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलाइव ऑयल बोलते हैं, जैतून का तेल, या मेवे वगैरह, बादाम, अखरोट बादाम, काजू वगैरह में मिलते हैं। ओलेइक एसिड इसके एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड के। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक अलग से कहीं पे लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर आपको बता ही दिए हैं, ऐसे बनाना है। अब बात करते हैं हम पॉली की। मोनो तो आप देख लिए, पॉली का मतलब अनेक, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। टू या मोर डबल बॉन्ड, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड। सोर्सेस, स्रोत की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, सूरजमुखी का तेल या फिर मछली के जो तेल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक दोहरा बंधन, सूरजमुखी तेल, मछली के तेल में। सिंपल स्ट्रक्चर वही बनाना है जैसे आप बना रहे थे, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर देना है। बस फर्क इतना करना है कि दो जगह पे डबल बॉन्ड कर देना है। ठीक है, दो जगह पे डबल बॉन्ड कर देंगे तो ये हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए, बस यही आपको पढ़ना था, इतना ही हो गया। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल पॉली अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल जरूरी है। एग्जाम्पल में लिनोलिक एसिड, जिसको ओमेगा 6 कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 6 कहते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 3 कहते हैं। ठीक है, लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 3 कहते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 3 कहते हैं, ओमेगा 6 कहते हैं लिनोलिक को, और अल्फा को बोलते हैं ओमेगा 3। ठीक है, चलिए, तो इसके भी स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर तो आप समझ ही चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत होगा नहीं, कर ले जाएंगे। अब हमारा ये पूरा केमिकल नेचर के आधार पे खत्म हो गया। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख ले क्या? एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि अगर फैटी एसिड के बारे में आएगा तो हमें क्या लिखना है। क्वेश्चन था कि फैटी एसिड को क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें केमिकल और न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर। हम थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में भी चर्चा कर दिए। चलिए, फैटी एसिड हम बताए आपको कि फैटी एसिड जो होता है लंबी कार्बन की चैन होती है, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जुड़ा होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, R है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH कर दीजिएगा, या फिर RCOH कर दीजिएगा। दिखा दीजिएगा R एल्काइल ग्रुप है, और ये COH क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फैटी एसिड है। जैसा कि अभी हम ब्लैक स्क्रीन में बताए थे, उसको नोट में हम ऐड कर देंगे, उसको आपको यहाँ बना देना है। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, मतलब इसमें एक बॉन्ड भी हो सकता है, दो या दो से अधिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक, इतना बताने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फैटी एसिड जो होता है ये फैट के, लिपिड के, ठीक है, वसा के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी के स्टोरेज के लिए और कोशिका मेंबर के स्ट्रक्चर के लिए। इतना बताने के बाद सिंपल एग्जांपल, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का पैल्मेटिक एसिड एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड का ओलेइक एसिड एग्जांपल है। इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो बता ही दी हैं कि स्ट्रक्चर को वहां बनाना है, यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन में जो पूछा था वही आपको लिख देना, हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। जो क्वेश्चन पूछा था वही लिख देना है। ओके, वहां क्लासिफाई लिखा था, आप यहाँ पूरा क्लासिफिकेशन लिख दिए। अब ये दो तरीके बताए आप, एक केमिकल नेचर के आधार पे, एक न्यूट्रिशनल। तो पहले केमिकल नेचर के आधार पे देख लेते हैं। आपको क्या बताया? सैचुरेटेड, जिसमें नो डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच, सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाता है, और सोर्सेज बटर, घी, कोकोनट ऑयल से मिलते हैं। पैल्मेटिक एसिड इसके एग्जांपल है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे सिंगल, एकदम कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बना लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा बताए अनसैचुरेटेड, ये दो तरह के हैं, मोनो और पॉली। मोनो अनसैचुरेटेड की बात करें तो वन डबल बॉन्ड इन द चेन, चेन में एक डबल बॉन्ड होगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा। ओलाइव ऑयल, जैतून के तेल या फिर अखरोट बादाम में पाए जाते हैं। ओलेइक एसिड एग्जांपल हैं अनसैचुरेटेड के, खासकर मोनो के।
उसके बाद आप देखिएगा पॉली, पॉली में टू या मोर डबल बॉन्ड, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, सूरजमुखी के तेल या मछली के तेल में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो लिनोलेनिक एसिड जिसको ओमेगा 6 कहते हैं और अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसको ओमेगा 3 कहते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर देखिए, केमिकल नेचर के आधार पर देख लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे, पोषण संबंधी आवश्यकता के आधार पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। पानी में ये नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें ग्लूकान डी मिला हुआ है, जिसे काफी बेटर फील हो रहा है। अभी अगर गर्मी में पढ़ते पढ़ते अगर सर दर्द कर रहा हो या वीकनेस लग रहा हो तो ग्लूकान डी आप मिला सकते हैं पानी में, ठंडे पानी में, काफी अच्छा भी लगता है। उसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे आते हैं और आपको एनर्जी भी काफी अच्छा मेंटेन होता है। चलिए, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर देखते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड। अब देखिए यहाँ दो तरह बताया जाएगा, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार की बात करें, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, तो एक आता है एसेंशियल। सर अगर डायरेक्ट एग्जांपल दे दे तो सही होगा या गलत? देखिए सागर जी, सही तो होगा लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आप खाली एग्जांपल दे देंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। हम चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग जैसा ही लिखें जिससे आपको 4 से 5 नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहे थे फरहान जी, इसको प्रमोशन मत समझिएगा, हम आपको बता रहे थे कि आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फील जो करते हैं काफी बेटर होता है। तो आप भी इतना मेहनत करते हैं, जितना हम करते हैं उससे ज्यादा आउटपुट आप ले रहे हैं। ठीक है, हम एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, 2 को पढ़ा रहे हैं, बाकी और पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पूरा 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट लेके चलना है। तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और खासकर आप लोगों को और ज्यादा करती है, तो इसलिए मेहनत करिए। तो एसेंशियल फैटी एसिड की बात करें, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। अब देखिए आवश्यक फैटी एसिड होता है, ये क्या कह रहा है कि ये बॉडी, मतलब इसे बॉडी नहीं बनाता, शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता कि मतलब ये हमारे बॉडी में बिना खाए नहीं मिलेगा। मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, इसे हमें अपने खाने में ही प्राप्त करना होगा, जो भोजन हम खाते हैं उसी से मिलेगा ये एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, अब एसेंशियल फैटी एसिड किस लिए जरूरी है? तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, सभी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो 2 तरह का आपको बताएंगे, एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। याद रखिएगा, पूछा जाता है। कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ठीक है, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, भोजन से प्राप्त किया जाना चाहिए। क्या कार्य करता है ये? हमारे दिमाग के विकास, मस्तिष्क विकास, त्वचा स्वास्थ्य और हार्मोन उत्पादन के लिए जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये एसेंशियल की बात कर रहे हैं, जो आवश्यक है, जो हमें अपने डाइट से प्राप्त करना है। तो लिनोलेनिक एसिड एग्जाम्पल है इसका एसेंशियल का, ओमेगा 6 कहते हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड है एग्जाम्पल ओमेगा 3 जिसको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड का। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल, फ्लेक्सीड, फिश ऑयल, जो सब्जी के तेल होते हैं, और ये फ्लेक्सीड होते हैं, तीसी वगैरह जो होते हैं, या फिश ऑयल, मछली के तेल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा ये बहुत अच्छा इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्मोन्स डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड हो गया, अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो गया, ये वनस्पति तेल, अलसी और मछली के तेल में पाए जाते हैं। क्लियर? तो एसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारा बॉडी नहीं बनाता, इसे अपने डाइट से ही लेना चाहिए, तो ये सब चीजें से मिलता है। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, गैर आवश्यक फैटी एसिड। कैन बी मेड बाय द बॉडी, शरीर द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, कैन बी मेड बाय द बॉडी, यह हमारे शरीर द्वारा बनाया जा सकता है, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, इसे अगर अपने डाइट में ना लेना तब भी चल जाएगा। ये शरीर द्वारा ही, जो हम खा रहे थे ना एसेंशियल वाला, उसी को ब्रेक डाउन करके कहीं ना कहीं बन जाता है। ओके, आहार में इसकी आवश्यकता नहीं है। पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड और ओलेइक एसिड जो होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा बॉडी इसे खुद बना लेता है, इसे अपने डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 2 आपको न्यूट्रिशनल बेसिस के आधार पर भी बता दिए। समझ में आया? तो फिर देखिए यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे बताएं, तो 2 बताए आपको, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल, आवश्यक और एक है आपका गैर आवश्यक, आवश्यक और गैर आवश्यक।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आवश्यक में वो बताए हम कि जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है उसको अपने डाइट से प्राप्त करना चाहिए, हमारे ब्रेन के विकास के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए, हार्मोन के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल में आपका ओमेगा 6 ओमेगा 3 कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स ऑयल, फिश ऑयल और फ्लेक्सीड से। दूसरा बताया नॉन एसेंशियल, जो शरीर द्वारा बनाया जा सकता है, आहार में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना आपको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता दीजिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन क्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आप कहीं नोट्स बनाए होंगे, लिखे होंगे तो आप बहुत अच्छे से बता लेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है। लिनोलिक एसिड, ओलेइक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सैचुरेटेड कह रहा है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या? यही आप पहाड़ जैसा जो देख रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लास्ट में सीओएच जुड़ा हुआ है, ये है सैचुरेटेड। ठीक है, तो बताइए सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है पैल्मेटिक एसिड। आपको बताया था ना पैल्मेटिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है? पैल्मेटिक एसिड। ध्यान रखिएगा, देखिए केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर बताएं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो एग्जांपल है वो पैल्मेटिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक ही बताएं पैल्मेटिक एसिड, ध्यान रखिएगा। पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एग्जांपल किसके हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड के। क्रिटिकल सिंपल पता है कि नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड था, अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल पूछ रहा है कि क्या होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल सोच के बताइएगा। स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, ब्यूटाराइक एसिड या कैप्रोइक एसिड। ओलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या कैप्रोइक एसिड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर है, जिसको ओलेइक एसिड कहते हैं, बी राइट आंसर है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है ओलेइक एसिड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो कि आप देख पा रहे थे, अनसैचुरेटेड दो प्रकार के होते हैं, मोनो और पॉली। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो वन डबल बॉन्ड इन द चेन, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। जैतून का तेल, जिसको ओलाइव ऑयल कहते हैं, नट्स में पाया जाता है। एग्जांपल ओलेइक एसिड। ठीक है, ओलेइक एसिड एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओलेइक एसिड एग्जांपल है अनसैचुरेटेड के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय। जो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, ब्रेन के द्वारा, ह्यूमन बॉडी के द्वारा या इंटेस्टाइन के द्वारा। जो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ये कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय, ये सिंथेसाइज नहीं हो सकते। बताइए, ये आगे अपना मतलब प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते या प्रोसेस नहीं बन सकते, किसके द्वारा नहीं बनते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ह्यूमन बॉडी के द्वारा। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है ये हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता, इसको अपने डाइट में लेना चाहिए, इसको अपने आहार में लेंगे, जो हम खाएंगे उसमें हमें मिलेगा, ये हमारा बॉडी नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा, तो सी राइट आंसर है। एसेंशियल फैटी एसिड वही होते हैं कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। बॉडी हमारा नहीं बनाता, इसे हम अपने फूड में प्राप्त करेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट, स्किन हेल्थ, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 6, ओमेगा 3 इसके एग्जाम्पल हैं, और ये वेजिटेबल्स ऑयल, फ्लेक्सीड, फिश ऑयल में मिलते हैं। ठीक, चलिए, चौथा क्वेश्चन है एसेंशियल फैटी एसिड इज। एसेंशियल फैटी एसिड क्या है? आवश्यक फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर पैल्मेटिक एसिड। ओलेइक, लिनोलिक, स्टेरिक एसिड या पैल्मेटिक एसिड। बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बी होगा लिनोलिक एसिड। अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे लिनोलिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जांपल है यहाँ पे ओमेगा 6, ठीक है, ओमेगा 3। तो हो सकता है यहाँ पे ओमेगा 6 लिखा हुआ एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जो कि लिनोलिक एसिड होता है, एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा फाइनली ये कवर हो गया पूरा अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से आप फैटी एसिड देख लिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ तक का आपको समझ में सारी चीजें आ गया। यहाँ तक का सर एग्जाम्पल में सिर्फ क्या है, ओमेगा 6 या ओमेगा 3 भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप खाली ओमेगा 6 ओमेगा 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही जाएगा। और है तो वही बात ना, उसको हम केमिकल नेम में लिनोलिक एसिड कहते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड कहते हैं। तो आप खाली ओमेगा 6 ओमेगा 3 लिख देंगे तब भी सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये लिनोलिक एसिड के नाम से ही पूछता है। ये आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप,
तो वहां पे देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसी नाम से आए हुए हैं, ना कि ओमेगा 6 के नाम से। इसीलिए थोड़ा सा इसको याद करना जरूरी होता है, वरना कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पूरा फैटी एसिड से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होता है फैटी एसिड, उसके एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन में भी आप न्यूट्रिशनल और ये केमिकल नेचर के आधार पर बता दिए। लिपिड भी आप पढ़ लिए, प्रोटीन भी पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिए, न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आते हैं जो सबसे बड़ा चैप्टर था। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, डिस्कस वेरियस स्टेज ऑफ दिस पाथवे। यहां से स्टार्ट होता है आपकी असली जो कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की जर्नी, जो थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का है। बाकी चैप्टर्स आप जो पढ़े ठीक था, याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि बना करके लिखना है। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट वेरियस स्टेज ऑफ पाथवे देखेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल पे होगा। उसके बाद होगा एक एंजाइम के क्लासिफिकेशन पे। ऐसे ऐसे आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो जो आगे की जर्नी है वो थोड़ा बड़ा है। तो पहली बात आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि माइंड अभी एक्टिव है इस क्लास को लेने के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत फ्रेश माइंड चाहिए अच्छे समझने के लिए, और आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, तभी आप इसको समझिएगा। ठीक है, आपके पास पेन कॉपी होगा तभी इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार सरसरी निगाह से बता देते हैं, बाकी आप कल पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से बता देते हैं, उसको कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हमारे साथ अच्छे से पढ़ते हुए मेन बैच में आ ही गए हैं, उनको तो खाली क्वेश्चन देखना था कि क्या था, आंसर तो उन्हें पहले से पता है। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोग को भी अच्छे से बता देते हैं जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं। देखिए, मेन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस है क्या चीज, ग्लाइकोलिसिस है क्या। हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, ऊर्जा कैसे मिलता है, ये हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, मेन स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट जो कि हम जैसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं, इसके ब्रेकडाउन से कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा मिलता है। तो उसी का सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी इज रिलीज। सिंपल एकदम यही है कि जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है किसमें, पायरुवेट में। और पायरुवेट क्या है, पायरुवेट में एटीपी फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो यही ग्लूकोज जो आप खाना खाते हैं, ये ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में, जिससे एनर्जी रिलीज होता है और हमें मिलता है। ओके, यही चीजें हमें पूरा पड़ता है। जितना आसानी से हम बोल दिए ना कि ग्लूकोज से पायरुवेट में ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बन जाता है, ये जर्नी बहुत लंबी है। जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता, जो नहीं पढ़े हैं अभी आप जर्नी देखेंगे कि कहाँ से ग्लूकोज टूटा है और कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, ये चीजें हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, इतना आसानी से अगर होता तो सिंपल लग दिया जाता, ऐसे नहीं ऊर्जा मिलता हमारे बॉडी में। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है। ओके सर, किस चैप्टर से है, तो चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म से है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्रेब साइकिल, 3 साइकिल में ये होता है। जो इलेक्ट्रॉन सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, इसमें मैक्सिमम 2 ही साइकिल मानेंगे, एक को और कहेंगे जहां से हमें ऊर्जा मिलता है, जो आपके सिलेबस में है। पहला ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में और यहाँ से हमें एटीपी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, पहला स्टेप। लेकिन हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो कम ऊर्जा लग रहा है, हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है। उसके बाद आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में मोर एनर्जी इज मेड फ्रॉम पायरुवेट। जो आपका ये पायरुवेट बना ना, ये जो पायरुवेट है, इससे और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इससे और ज्यादा एनर्जी लेने के लिए हम क्रेब साइकिल देखेंगे। ये सब हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, अब हमें नहीं, क्रेब साइकिल के भी ऊर्जा से संतुष्ट नहीं है, हमको और ज्यादा चाहिए, हमको और एनर्जी चाहिए, ताकतवर बनना है। फिर आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद भैया नहीं मिल पाएगा। इसके बाद ऊर्जा देने में हमारा बॉडी सक्षम नहीं है। फाइनल स्टेप टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एटीपी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पर ढेर सारे एटीपी ऊर्जा मिल जाते हैं, जिससे ऊर्जा मिलता है। ओके, तो 3 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हम मानते हैं। एक आपका ग्लाइकोलिसिस है, जहां पर सिंपल ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में और ऊर्जा मिलता है। दूसरा, हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो क्रेब साइकिल में, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो पायरुवेट से और ज्यादा एटीपी को लेता है, ये क्रेब साइकिल। ढेर सारा एटीपी अगर मिल गया हमें, तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ढेर सारे एटीपी हमें क्रेब साइकिल से मिले, यही काम इसी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हमें लास्ट में ढेर सारा एटीपी दे देते हैं, ढेर सारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा देते हैं, और यही लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो क्रेब साइकिल पायरुवेट से अधिक ऊर्जा बनाती है और बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए
अंतिम चरण यही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये तीनों आपको पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एग्जाम में आपका तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा इस बार, क्योंकि पिछले साल 2025 में यूरिया साइकिल पूछा गया था। ठीक है, यूरिया साइकिल पिछले बार 2025 में पूछा गया था पीवाईक्यू में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। लेकिन इस बार आपका कोई जरूरी नहीं यूरिया साइकिल है, इस बार इसमें से कोई ना कोई एक आने वाला है, या तो हमें लगता है ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब्स साइकिल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूरिया साइकिल को भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल सारा देखेंगे। ओके, जैसा होगा। ओके, चलिए, तो इस चीज को हम फिलहाल कल कराएंगे, आप इस चीज को देख लिए। तो हम ग्लाइकोलिसिस का स्टेप स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपका कैसे होता है, किस तरह से ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में और कैसे एनर्जी मिलता है, किस तरह से एटीपी के फॉर्म में मिलता है, कहाँ ट्रिक होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये आपको पूरा साइकिल याद करना पड़ेगा, ये पाथवे याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से कल बताएंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका था क्रेब्स साइकिल, डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब आपके लिए समझ में आ गया होगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल है और आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ऐसे सब क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे भी कवर करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल भी हम सोचे थे आज करा देंगे, लेकिन कल हो पाएगा, तो इतनी सारी चीजों को हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन कल हम आपके लिए लेके आएंगे ग्लाइकोलिसिस। बहुत अगर आप एक बार समझ गए, जो लोग समझ गए वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना रटे ये समझ में नहीं आता।